जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी के 4 कंपनी का पोर्शन हम पढ़ रहे थे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। जी आज हमारा टॉपिक है बच्चों एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, हम जब ये टॉपिक पढ़ रहे थे लिमिटेड बाय गारंटी, तो उधर मैंने इसका एग्जांपल दिया था, आप लोगों को याद हो। ठीक है, कि ऐसे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके इकट्ठे हो जाए और वो कहे कि यार हमने फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एक काम करना, समझ आ रही है। लेकिन वो साथ ये भी चाहते हो कि हमारी पर्सनल लायबिलिटी ना हो, तो उसके लिए लॉ ने उनको ऑप्शन दे दिया कि आप अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या रजिस्टर करवाएं, एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करवाए। तो ये उसकी बात कर रहा है कि क्या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी काम करना चाहते हो, तो क्या उसको एज अ कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं? तो करा सकते हैं, ये तो हमने उस दिन पढ़ा था। अब यहां पे हमें वो कुछ एडिशनल प्रोविजंस बताएगा कि जब आपने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर कराना है ना, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, कब करा सकते हैं, कैसे होगा, और तो आज इस टॉपिक में हम ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको उस दिन बताया था। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि ये कब हो सकता है, ये क्या है? ओके, और मेंबर्स क्या कहे कि हमारी लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड हो। मेंबर्स किसे कहते हैं? ऑनर्स, बनाने वाले को। समझ आ रही है? मैंने आपको उस दिन, अच्छा कल हमने मेंबर पढ़ा, मेंबर रह गया था ना मेरा ख्याल। अच्छा वो समझे पहले। आज सॉरी, मैं वो टॉपिक अब हमने स्टार्ट किया है। अच्छा बच्चों, कंपनीज जो है ना, कंपनी रिगार्डिंग शेयर कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास 2 तरह की होती है। कितनी तरह की? विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। ओके बच्चों, जो कंपनीज विद शेयर कैपिटल होना, उसके ऑनर्स के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। ओके हो गया। और वो कंपनीज जो क्या हो, विदाउट शेयर कैपिटल हो, इनके ओनर्स को हम मेंबर्स तो कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं कह सकते। तो मेंबर इज ब्रॉडर टर्म देन शेयर होल्डर। शेयर होल्डर सिर्फ उसके लिए, देखो ना, कॉमन सेंस से, जिस कंपनी का कैपिटल होगा तो उसके कैपिटल को हम क्या कहते हैं? कंपनी के कैपिटल को हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हमने नंबर ऑफ शेयर्स में भी शो करना होता है। तो अगर मेरे पास कंपनी का 1 शेयर है, बच्चे के पास 10 शेयर है, उस बच्चे के पास 100 शेयर्स है, तो मैं 1 शेयर का होल्डर हूं, वो 10 का है वो, तो इसलिए हमें क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। लेकिन अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है ही नहीं, विदाउट कैपिटल है, जैसे उस दिन आपको याद होगा लिमिटेड बाय गारंटी, इसके एग्जांपल में मैंने दिया था कि ये विदाउट कैपिटल भी हो सकती है, विद कैपिटल भी हो सकती है। तो अगर विदाउट कैपिटल हो तो क्या उसके फिर शेयर्स होंगे? कैपिटल ही नहीं है तो शेयर्स कहां से आएंगे? जब शेयर्स नहीं होंगे तो किसी मेंबर के पास उसकी शेयर्स होगा। समझ आ रही है? तो फिर हम उसको, उनके ओनर्स को हम शेयर होल्डर्स नहीं कह सकते। हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें? मेंबर। तो मेंबर्स तो दोनों को कह सकते हैं ना। तो मैं आपको ये मतलब रिक्वेस्ट करूंगा
मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जब भी आप मेंबर्स के बारे में लिखें ना, तो आप शेयर होल्डर का लफ्ज इस्तेमाल करें ना। आप हमेशा कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें ओनर्स के लिए? मेंबर्स। दोनों कंपनी के ओनर्स को हम क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं। तो वो लफ्ज थोड़ा ब्रॉडर है देन शेयर होल्डर। अच्छा, यहां पे कहीं पे यूज हुआ होगा सब्सक्राइबर का लफ्ज। किसका बच्चों? सब्सक्राइबर कहते हैं बच्चों इनिशियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइबर्स, इनिशियल ओनर्स ऑफ द कंपनी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? ओके जी। अब आप ये देखें, मेंबर आ जाए, बुक खोले। अच्छा, ये तो अभी हमने काफी चीजें नहीं पढ़ी, मैं डायरेक्ट उधर चल जी। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, हाँ ओके, पेज नंबर 12, द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। समझ आ गई बच्चों? सब्सक्राइबर किसे कहते हैं? इनिशियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक हो गया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डॉक्यूमेंट है किसका? कंपनी का। बोले बच्चों, ये किसका डॉक्यूमेंट है? कंपनी का। The subscribers to memorandum of association are deemed to have agreed to become members of the company and become members on its registration, and every other person to whom is allotted or who become the holder of any class or kind of shares, जो बाद में कंपनी के शेयर्स का ओनर बनता है किसी तरह से भी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेंबर कहेंगे, ओनर कहेंगे। आर इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ the term shareholder and member is used interchangeably, but from the above definition it is clear that member is broader term. ओके हो गया बच्चों? अब अगला चाहे ये टॉपिक भी समझिएगा। अगला क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशंस। ठीक हो गया जी बच्चों? पहले इस टॉपिक से पहले ये कहानी समझे कि जो कंपनीज है ना, क्या है? कंपनी बहुत सारी जगहों पे डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी किसके पास है बच्चों? अथॉरिटी किसके पास है? समझ आ रही है बच्चों? कंपनी के बहुत सारी जगहों पे जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो अथॉरिटी किसके पास है? मेंबर्स के पास। और ये अथॉरिटी मेंबर्स को किसने दी है बच्चों? किसने दिए? लॉ ने दी। कंपनीज एक्ट 2017 कि जनाब अगर कंपनी ने ये काम करना है ना, तो ये डायरेक्टर्स ये फैसला नहीं लेंगे, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस काम के लिए किन से पूछना पड़ेगा? मेंबर से, ऑनर से पूछना पड़ेगा। पैसे तो उनके खर्च हुए हैं ना, पैसे उनके लगे हैं, तो उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है। अब जब कभी डिसीजन मेकिंग करनी हो और वो अथॉरिटी किसके पास हो? मेंबर्स के पास, तो इसके लिए जब ये काम करना हो, ये डिसीजन मेकिंग करनी हो ना, तो इसके लिए मेंबर्स का मीटिंग बुलाया जाता है, जिसको हम कहते हैं जनरल मीटिंग। क्या कहते हैं बच्चों? या चले छोड़ दे, अभी मीटिंग के चैप्टर में वो पढ़ेंगे। मेंबर्स के मीटिंग का अपना नाम है। ओके हो गया? बोले बच्चों, हाँ क्या बुलाया जाएगा? मीटिंग। और उस मीटिंग में किन की मीटिंग होगी? मेंबर्स। तो कौन होंगे उसमें? सारे मेंबर्स। ठीक है। और उनके सामने डायरेक्टर्स
बात रख लेंगे कि जनाब हम कंपनी में ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, रीजंस क्या है ये डिसीजन लेने का, हम क्यों ये ले रहे हैं, ये सारी चीजें मेंबर्स के सामने एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और फिर मेंबर से इस मीटिंग में क्या करवा लेंगे बच्चों, क्या करवा लेंगे, वोटिंग। ओके हो गया। वोटिंग में कहेंगे आप सारे मेंबर्स हो, जो लोग इस बात के साथ एग्री है कि ये काम हो जाए तो वो हाथ उठा लें। वोटिंग दो तरह से होती है, एक थ्रू रेजिंग योर हैंड्स, और दूसरा जैसे बैलेट पेपर बॉक्स रखा जाता है, हर एक मेंबर अपना वोट ले जाके उसमें डाल देता। समझ आ रही है। अगर थ्रू रेज ऑफ हैंड्स होना है तो हर मेंबर के पास एक वोट होगा। कितना? एक वोट। अब अब्दुर्रहमान के पास एक शेयर है और बच्चे के पास 1 लाख शेयर्स है कंपनी के, मेरे पास भी एक वोट और उनके पास भी एक वोट। अगर किसके थ्रू वोटिंग होनी है? रेजिंग हैंड्स। ओके हो गया। लेकिन अगर बैलेट पे होना है तो फिर मेरे पास कम वोटिंग राइट्स है, उसके पास। ये सारी कहानी A to Z पढ़ेंगे कहां पे? मीटिंग्स के चैप्टर में। लेकिन मैं सिर्फ आपको जिक्र आ गया तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू कर लेता हूं। ओके हो गया। अब वोटिंग होगी, अगर थ्रू रेज ऑफ हैंड्स होगी तो हर एक मेंबर के पास कितना वोट? एक। डजंट मैटर, एक के पास कंपनी के 1 लाख शेयर है, दूसरे के पास सिर्फ एक शेयर है, दोनों के पास कितने कितने वोट है? एक। ओके हो गया। अब जो मेंबर्स ये काम करना चाहते हैं कि ये हो जाए तो वो फेवर में हाथ उठा लेंगे, जो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए वो अगेंस्ट। ओके हो गया। अब लॉ में लिखा हुआ है कि वोटिंग जब होगी तो ये डिसीजन कब पास होगा, इसके लिए लॉ ने लिखा हुआ है कि कौन सा रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। ओके हो गया बच्चों, कौन सा रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। समझ आ रही है। अब रेजोल्यूशन कितनी तरह की है? 2 तरह की। एक है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक है स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, अब देखिए, अब अगर इस डिसीजन के लिए पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा? बोले ना, डिसीजन मेकिंग के लिए मेंबर्स को बुलाया जाएगा, मेंबर से क्या कराया जाए और क्या पास करना होगा? रेजोल्यूशन। तो ये डिसीजन होगा। क्या पास करना होगा? रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन, जब रेजोल्यूशन का जिक्र होता है तो वो लॉ कहता है कि जनाब कौन सा रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। ऑर्डिनरी, ये लॉ में लिखा होगा, ये लॉ में लिखा होगा कि अगर आपने ये काम करना है तो इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, अगर ये काम करने हैं तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। इस पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हर एक डिसीजन के लिए लॉ में लिखा हुआ है कि मेंबर्स अगर ये डिसीजन लेंगे तो ये ऐसे नहीं ले सकते, इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी। अगर ये लेंगे तो इसके लिए कौन सा पास करना पड़ेगा? स्पेशल। ओके हो गया बच्चों। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं जब लिखा होगा ना कि अगर कंपनी ने ये काम करना है और ये इख्तियार किसके पास है? मेंबर्स के पास। किसके पास? तो मेंबर्स इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? ऑर्डिनरी। कौन सा रेजोल्यूशन? तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल मेजॉरिटी, मतलब मोर देन 50% मेंबर्स अगर एग्री हो गए कि ये काम होना चाहिए तो फिर ये काम होगा। अगर मोर देन 50% एग्री ना हुए तो फिर ये काम नहीं। बात समझ आ रही? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें कितनी मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? मोर देन 50%। और ये कब पास करेंगे? अपनी मर्जी से नहीं। ये कहां पे लिखा होगा? लॉ में लिखा होगा कि जनाब ये डिसीजन मेकिंग करनी है तो मेंबर्स कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? कितने मेंबर्स का एग्री होना चाहिए इस बात के लिए? मोर देन 50%। और बहुत सारी डिसीजन मेकिंग के लिए लिखा होगा कि मेंबर्स कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? स्पेशल। तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है
कि कितने मेंबर्स कहेंगे कि ये काम हो जाए तो होगा। 3/4 मेजॉरिटी का मतलब क्या है? और मोर मेंबर्स कहेंगे कि ये काम हो जाए तो ये होगा। अगर इससे कम ने कहा कि ये काम हो जाए फिर ये काम नहीं हो। बात समझ आ गई? बोले बच्चों? तो अच्छा, इससे एक और चीज हमें समझ आ गई कि एक जो है ना, एक हमने पढ़ा था, आपको याद होगा स्टार्ट में, मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। किन के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? सबसे तगड़ा रूल क्या था कि इनकी लायबिलिटी क्या होगी? हाँ, दूसरा, इनको लॉ ने क्या दिया है बच्चों? क्या दिया है? वोटिंग राइट्स का लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ होगा, मैंने इग्नोर किया, मैंने कभी उस पर बात नहीं की। मैंने हमेशा बात की, जब कल हम होल्डिंग और सब्सिडरी पढ़ रहे थे ना, तो उसमें भी था कि एक कंपनी के पास दूसरे कंपनी के इतने वोटिंग राइट्स हो, लेकिन मैंने पढ़ा भी नहीं। मैंने हमेशा क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर, मालिक हो इतने का। अब समझ आ गई कि इन्वेस्टमेंट के साथ जब आप कभी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपको सबसे बड़ा राइट दिया जाता है कौन सा? जिस पे आप क्या कर सकते हो? ओके हो गया बच्चों? बोले? तो ये बात समझ आ गई। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन की डिफिनेशन लिखी है, आपने गलती से भी इसकी रीडिंग भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स यूज हुए हैं ना, जो हम आगे चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ेंगे, अभी हमें समझ में नहीं आएंगे। तो ना आपको याद करने की जरूरत है, न रीडिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब हम मीटिंग का चैप्टर पढ़ लेंगे ना, फिर आप ये खुद पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, अच्छा इसका मतलब ये। ओके हो गया? वो टर्म्स अभी मैं आपको नहीं समझा सकता, इसलिए कि उस पे पूरे पूरे टॉपिक है। ओके हो गया ना? तो आप इसको लिख ले, साथ लिख ले जिनके पास बुक्स है, कि आफ्टर चैप्टर नंबर 8। इसको मेमोराइज कब करना है? लेकिन रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया कि रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में आएगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके हो गया बच्चों? बोले? चल ये नोट करें शाबाश। नोट करें, नोट करें, वो नोट करें।
ये बच्चों कर ली हो? जी बच्चों इधर सुने फिर नोट करें चले। अच्छा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जिक्र तो हमने स्टार्ट में कर लिया, और उस दिन लिमिटेड बाय गारंटी जब समझा रहा था तो उधर भी जिक्र हुआ था कि ऐसे लोग जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, मतलब कोई ऐसा इदारा चलाना चाहते हैं कि उस फ्री ऑफ कॉस्ट हो, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ठीक है, और रिलीजन का कोई काम, बहुत सारे आपने देखा होगा ट्रस्ट वगैरह, लेकिन ट्रस्ट कंपनी नहीं है, समझ आ रही है, हम एक एज अ कंपनी बात करें, ठीक है। और वो मेंबर्स कहते हैं कि यार हमारी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, मतलब हम एक अच्छा काम भी कर रहे हैं और कल अगर डोनेशन इकट्ठा ना हुआ तो लोग हमें तंग करेंगे, हम पर्सनली लायबल होंगे। तो लॉ ने ऑप्शन दिया कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर कराए। जब आप रजिस्टर कराएंगे तो जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। ठीक हो गया। अब क्राइटेरिया क्या है इस केस में? जब रजिस्ट्रेशन होती है ना बच्चों, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो सीसीपी क्या इशू करेगा? लाइसेंस इशू करेगा। लाइसेंस किसे कहते हैं? परमिशन को कहते हैं कि अब आप ये ऑर्गेनाइजेशन एज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी काम कर सकती है। रिक्वायरमेंट क्या है कि जनाब आप कॉमर्स प्रमोट करने के लिए आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, आपके इस इदारे के इन कामों में से कोई एक काम कर रहे हो तो पहला कंडीशन ये है लाइसेंस लेने के लिए कि आपको लाइसेंस मिल सकता है। नंबर सेकंड, करे जनाब अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, क्या अर्न कर रहा है? प्रॉफिट्स, मतलब फॉर एग्जांपल डोनेशंस आ रही है, डोनेशंस बहुत ज्यादा है, अब खर्चा भी पूरा हो रहा है, रिजर्व्स फंड्स है, एक्स्ट्रा फंड्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन उससे कोई कारोबार शुरू कर लेती है तो उस कारोबार से क्या आ रहे हो? प्रॉफिट्स। या FR1 में आप पढ़ोगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, या FR2 में है या FR1 में है, मुझे आइडिया नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा बच्चों? FR1 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डोनेशंस आते हैं और खर्चा होता है उसमें से जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट्स। कह रहे ये प्रॉफिट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होंगे बच्चों? इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रोमोट करने में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? पर्पस। ओके, इस पे प्रोहिबिशन है, याद रखिएगा, डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड जानते हो ना कि इनके मेंबर्स इनके प्रॉफिट्स में से शेयर नहीं ले सकता। ये क्या है? प्रोहिबिशन है। क्या है? प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या है? जिन लोगों ने ये कंपनी बनाई ना, मेंबर्स, वो इस कंपनी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में से 1 रुपए भी एज ए डिविडेंड नहीं ले सकते। डिविडेंड की डिफिनीशन आगे तो पूरा चैप्टर आएगा, क्या है? प्रॉफिट्स में से जो शेयर मेंबर्स को, ओनर्स को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द शेयर होल्डर्स या मेंबर्स या ओनर्स। मेंबर्स का लफ्ज इस्तेमाल करें ज्यादा बेहतर है। किन के दरमियान? प्रॉफिट 100 रुपए प्रॉफिट आया, 100 में से 30 रुपए कंपनी ने कहा मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, ओनर्स में, इन 30 रुपीस को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या है डिफिनेशन? शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द मेंबर। तो कभी भी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के प्रॉफिट्स में से मेंबर्स डिविडेंड विड्रॉ नहीं कर सकते। क्या है इसके ऊपर? प्रोहिबिशन। और मैंने आपको कहा था जब प्रोहिबिशन का लफ्ज आ जाए लॉ में, इसका मतलब क्या है? नेवर, कभी भी नहीं, किसी सूरत भी नहीं। रिस्ट्रिक्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो
तो फिर थोड़ा रिलैक्स लफ्ज है, फिर उसमें आपको इजाजत मिल सकती। ठीक है। नंबर 4, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लॉ के अगेंस्ट काम नहीं करेगी या स्टेट के अगेंस्ट। ये ना हो कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एज अ कंपनी रजिस्टर करवाए और जो है ना दहशतगर्दों को उसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा हो। समझ आ रही है? तो ये तो स्टेट के अगेंस्ट है। इस तरह की एक्टिविटीज से खुद को बचाएगी। ठीक है। और जब ये सारे काम हो जाए तो ये हमेशा रजिस्टर्ड होगी एज अ पब्लिक कंपनी। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। मतलब एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अगर आपने एज अ कंपनी रजिस्टर कराना हो ना, तो ये आप एज अ प्राइवेट कंपनी नहीं रजिस्टर करा सकते, एज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर कराएंगे हमेशा। ओके हो गए बच्चों। और नंबर 2, जब तक ये काम कर रही है ना, ये अपने नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज इस्तेमाल है। तो लिमिटेड लायबिलिटी ना पढ़ा था ना, देखो हमने ये पढ़ा था कि अगर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कितनी तरह की थी? 2 तरह की। एक सिंगल मेंबर का, सिंगल मेंबर अपने नेम के साथ क्या लगाएगी? एसएमसी, कंपनी का नाम, और साथ में क्या लगाएगी? एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके हो गया? हाँ भैया क्या हो गया जी? अदर देन सिंगल मेंबर, वो अपने नेम के साथ क्या लिखेगी? ओके, या पीवीटी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड पूरा। पब्लिक कंपनी क्या लगाती है? सिर्फ लिमिटेड। ओके, नेम लिस्टेड हो या प्लस इसके साथ क्या होता है? हाँ, लिमिटेड। राइज लिमिटेड नाम से पता चलता है कौन सी कंपनी है? पब्लिक। समझ आ रही है? हाँ, कंपनी का नाम और साथ में क्या रहा हो? लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड। एबीसी प्राइवेट होगी तो पीवीटी लिखा होगा, अगर सिंगल मेंबर है तो एसएमसी लिखा होगा। ओके, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन हो, बच्चों इधर सुने, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन हो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो ये क्या है? ये कौन सी कंपनी है? लेकिन ये अपने नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती, सिर्फ नाम हो। समझ आ रही है? लिमिटेड का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है? वैसे ये है नहीं बुक में, मैं बता देता हूं। जब भी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज नजर आ जाए ना, तो इसका मतलब यह है इसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका। लिमिटेड का लफ्ज वो कब इस्तेमाल करेगी? ये वाली, जब लाइसेंस कैंसिल हो जाए, जब इसको काम करने से रोक दिया जाए, फिर इसके नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज। ये एक इंडिकेशन है हमें इससे पता चलता है कि अच्छा ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है। अगर इसके नाम के साथ लिमिटेड नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। जब तक इसके साथ लिमिटेड का लफ्ज नहीं होगा, इसका मतलब यह है ये ऑपरेशनल है, ये काम कर रही। ओके हो गया बच्चों? बोले जी। अब आ जाए आगे। कंडीशन बुक देखे, बुक पेज नंबर 14। बस आसान सी चीजें हैं, ये देख ले। पेज नंबर 14 बुक्स ले आऊं ना मैं इंशाल्लाह मंडे को साथ। किस किस को चाहिए मुझे बताएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसकी, हाँ, कंपनी लॉ की, बिजनेस लॉ का वॉल्यूम 2, ठीक है। वॉल्यूम 1 है, बिजनेस लॉ की ही बुक की बात कर रहा हूं जी। अच्छा, पेज नंबर 14 देखे। Conditions and regulations, the license may be granted on such conditions and subject to such regulation as the commission thinks fit। हाँ, इसी सीपी के पास इख्तियार है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन ये लाइसेंस इशू करते वक्त ये तो रिक्वायरमेंट्स बताई है ना, इसके अलावा इसी सीपी जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसको सही लगे वो इस कंपनी के ऊपर इंपोज कर सकती है। Things fit and those conditions shall be inserted in and deemed part of memorandum and articles। और इस कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो हमें अभी तक पता
नहीं है कि ये क्या चीज है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स उसमें शामिल करेंगे। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, अच्छा ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कहां से मिलेगा, तो कहता है ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इन कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल ये डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। कहता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लाइसेंस शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्म सेट आउट इन टेबल एफ इन द फर्स्ट स्केड्यूल एंड अप्रूव्ड बाय द कमीशन। कह रहे ये कौन सा टेबल है, एफ। स्केजुअल्स बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट के, क्या बनाए गए हैं, फर्स्ट स्केजुअल, जैसे आपके बुक के चैप्टर्स होते हैं, स्केजुअल का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं फर्स्ट स्केजुअल में फिर टेबल्स है, क्या है, उसमें से कौन सा टेबल उठाना है, एफ। तो ये इन कंपनीज का क्या होगा, मेमोरेंडम या आर्टिकल, उसमें जो चीजें लिखी है वो ये कंपनी फिल कर देगी। बात समझ आ गई, बना बनाया मिलेगा, अपना तो नहीं बनाएंगे ना, कंपनी का डॉक्यूमेंट है, तो कंपनी का ये मेमोरेंडम कैसे बनाना है, ये कहां पे पड़ा होगा, फर्स्ट कैजुअल के कौन से टेबल में, टेबल एफ। ओके हो गया, इसका कोई परेशान नहीं हो। हाँ ये चीज याद रखनी है, फर्स्ट स्केजुअल टेबल एफ। अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहां से अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप कहोगे फर्स्ट कैजुअल एंड टेबल एफ। ओके हो गया। प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस क्या है, द एसोसिएशन ऑन रजिस्ट्रेशन एज अबव शैल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू द ऑल ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिमिट। जब इसको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा तो फिर ये एज अ लिमिटेड लायबिलिटी काम कर सकते हैं।